नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की शक्तियों की। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या बचाना चाहिए, क्या हम जाने भी दे सकते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बातों की बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी देह से। तो सबसे जरूरी क्या चीज है आपके पास? देह में क्या चीज है? देह शक्ति, है ना। आप ताकत लगाते हो कहीं पे, आपके अंदर चलने फिरने, आंखों से देखने की, कान से सुनने की शक्ति है, आपके हाथ पैरों में वजन उठाने की शक्ति है, अपना वजन उठाने की शक्ति है, और वजन उठाने की शक्ति है। तो वो देह शक्ति है। देह शक्ति में कुछ शक्तियां बाहर की हैं, जैसे कि वजन उठाना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, और कुछ शक्तियां आपकी आंतरिक हैं। खाना पचाने की शक्ति है आपके अंदर, और खाने में से जितना भी न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को खींच लेने की शक्ति है आपके शरीर के अंदर, और बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे केमिकल्स को प्रोसेस करने की शक्ति है आपके अंदर। बहुत सारे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जो रस होते हैं शरीर में, उसकी शक्ति है आपके शरीर के अंदर। देह के अंदर अपने आप को बदल लेने की, रीजनरेट कर लेने की शक्ति है ना। नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, नया खून बनता रहता है, सब कुछ बनता रहता है। तो वो आपकी देह की शक्ति है। अब देह शक्ति सबसे कम होती है। क्यों? कि ये जो फिजिकल शरीर है हमारा, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर हमारा किस चीज के लिए, किस तरह से, मतलब किसी दूसरे के पास अगर आपको किसी को छूना है तो आपका हाथ जितना लंबा है या आपके पास कोई खड़ा है तभी तो छू सकते हो आप, है ना। गंदी हो जाएगी, ये हमारा स्थूल शरीर गंदा हो जाएगा तो उसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कितना गंदा कर लोगे। अब पूरे ही मिट्टी में लोट-पोट हो जाओ तो पूरा पूरा शरीर पे मिट्टी लगेगी, और नहीं तो नहीं लगेगी, कपड़े पहने हुए होते हैं आपने, है ना। तो शरीर से, स्थूल शरीर से जो भी किया जा सकता है और उस शक्ति से जो भी किया जा सकता है, वो सब कुछ बहुत ही कम है, सबसे कम है आपके अस्तित्व में। क्यों? कि स्थूल शरीर, ऐसे समझना चाहिए कि आपके पूरे अस्तित्व का 5%, 6% हिस्सा है ना। सिर्फ 5%, 6% ही ये स्थूल शरीर है, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं है। अब बात आती है दूसरी शक्ति की। वो क्या है? प्राणमय कोश। तो प्राण शक्ति है उसके अंदर, है ना। आपकी प्राण शक्ति से आप जिंदा रहते हो। आपकी प्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि आप किसी को दे सकते हो वो प्राण शक्ति। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, या किसी के ऊपर ध्यान से हम उसके ऊपर धारणा लगा लेते हैं या ध्यान लगा लेते हैं, तो प्राण शक्ति आपकी तरफ से सामने वाले की तरफ चली जाती है ना। और कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो भी वो आपसे प्राण शक्ति ले जाएगा। वो भले ही अपनी प्राण शक्ति बहुत जोर से चिल्लाने में और चीखने में निकाल रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी आपकी प्राण शक्ति, क्योंकि आपने उस वक्त कैसा फील किया कि अरे मुझे डांट पड़ रही है और मेरे ऊपर कोई चिल्ला रहा है, आपका मन दुखी हुआ, या आपको गुस्सा आया, या आप द्वेष में आए, तो आपकी प्राण शक्ति गिर जाएगी। तो दूसरी चीज है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति देह शक्ति से ज्यादा सूक्ष्म होती है। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो प्राण शक्ति को सिर्फ इतना छोटा सा नहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ हमारे अंदर प्राण का प्रवाह है, या पंच प्राण वायु जो हमारी होती हैं सिर्फ उनको चलाना, इधर से उधर करना, नहीं। प्राण शक्ति प्राणमय कोश के अंदर बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज्यादा है। क्यों? कि अलग अलग नाड़ियों में अलग अलग तरह की शक्ति बह रही है ना। जितनी भी आपके अंदर रीढ़ा है, पिंगला है, इतनी ढेर सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, तो अलग अलग तरह की शक्ति बह रही है उसके अंदर। तो प्राण शक्ति देह शक्ति से ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है, सटल है ज्यादा। क्यों सूक्ष्म है? सूक्ष्म का ये मतलब नहीं होता छोटी है, छोटी वर्ड, छोटा नहीं सोचना है उसको, या कम है ऐसा भी नहीं सोचना है। सूक्ष्म का मतलब होता है कि क्या चीज दूसरी चीज के अंदर जा सकती है। तो प्राण शक्ति, या एक तरह से आप ये समझ लो कि पूरे प्राणमय कोश के अंदर जितनी भी टोटल शक्ति है आपके अंदर, वो सारी शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि वो आपकी इस फिजिकल देह को, इस स्थूल शरीर को भेद सकती है। कैसे? अब जैसे कि आप देखो कि आप एक स्टील का या लोहे का या जो भी कॉपर का या किसी भी तरह का, पीतल का कोई भी बर्तन गर्म करते हो, तो हम क्या बोलते हैं
कि जो बर्तन है आपका, जो आप गर्म करोगे, वो बर्तन ऐसे समझ लो आप जैसे कि स्थूल शरीर हो गया, है ना। लेकिन जब आप गर्म करते हो अग्नि से उसको, तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि उसके कहीं पे एक स्पॉट रह गया जो गर्म ना हुआ हो, या इधर रह गया जहां गर्म ना हुआ हो। नहीं, एक समान तरीके से पूरा बहुत तेज गर्म हो जाता है ना। तो अग्नि को क्या कहेंगे कि अग्नि जिसने उसको गर्म किया वो ज्यादा सूक्ष्म है ना। तभी तो वो उस पूरे बर्तन के एक एक अणु के साथ, एक एक परमाणु के साथ जाके संबंध बना पाई। कैसे कोई चीज इतनी इतनी इक्वली हीट अप हो जाती है? ऐसे ही तो होती है। तो सूक्ष्मता का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज के सतही लेवल पे रह जाती है। अब पानी को देखेंगे तो पानी उतना सूक्ष्म नहीं है, अग्नि ज्यादा सूक्ष्म है पानी के कंपैरिजन में। कैसे? अब आप बर्तन धो रहे हो, वही सेम बर्तन आपने जो अभी गर्म किया, ऐसे वो बर्तन को आप धो रहे हो तो पानी लगेगा उसके ऊपर, लेकिन क्या पानी उसके अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। स्टील के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में ऊपर सतही बहुत देर तक पानी भरा रहने दो तो सतह से इरोजन करना स्टार्ट करेगा वो, है ना। ऑक्सीडेशन होगा उसका, जैसे कि कॉपर में हो जाता है, कॉपर के बर्तन में हो जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे नष्ट करना शुरू करेगा। सालों लगेंगे, महीनों लगेंगे, कई दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे। लेकिन ऐसे अग्नि की तरह 5 मिनट में पूरा बर्तन गर्म हो गया, ऐसे नहीं कर सकता है पानी। पानी के जो अणु और परमाणु हैं वो बर्तन के, धातु के अणु या परमाणु के, एक एक अणु और परमाणु के साथ जाकर संबंध नहीं बना सकते। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि पानी उतना सूक्ष्म नहीं है जितना कि अग्नि सूक्ष्म है। तो यहां पर सूक्ष्म चीज को ऐसे समझना है कि कौन सी चीज किसी चीज को पूरी तरह से भेद सकती है ना। उसके अणु परमाणु लेवल पे जाके उसके अपने अपने अणु परमाणुओं के साथ मिलके संबंध बना सकती है, तो जुड़ सकती है उसके साथ, तो वो प्रभाव पैदा कर सकती है। जैसे कि हीट क्या है? वो हीट पैदा करेगी अग्नि जो है ना, ऊष्मा पैदा करेगी। और पानी जो है वो सिर्फ गीला करके हट जाएगा और चिपका भी नहीं रहेगा बर्तन से, है ना। एक गर्म बर्तन को आप कितना ही पोंछ दो, है ना, लेकिन फिर भी मतलब गर्म बर्तन तो कितना ही पोंछोगे, को तो हीट तो हटा नहीं सकते आप ऐसे, है ना। आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, उसको ठंडी हवा में रखना पड़ेगा, तब हटेगी ना हीट उसमें से, तब उसके अणु परमाणु का संबंध बहुत धीरे 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 करके विलुप्त हो जाएगा वापस से। लेकिन ऐसे पानी के जैसे नहीं कि पोंछ दिया उसको। तो सूक्ष्मता को ऐसे समझना है। तो प्राणमय कोश के अंदर जितनी भी शक्ति है वो आपकी देह से जुड़ी रहती है, इस हमारी देह से जुड़ी होती है। लेकिन क्योंकि वो इतनी प्रबल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है देह शक्ति के कंपैरिजन में, कि वो प्राण शक्ति सामने वाले की देह में भी घुस सकती है। तभी हम कहते हैं ना, किसी की एनर्जी कितनी अच्छी है, किसी की एनर्जी बुरी है, चाहे भले वो कुछ बुरा बोल नहीं रहा है, बुरा कह नहीं रहा है, बुरा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जा रहा है कि कुछ अच्छी नहीं है इस इंसान की एनर्जी। क्यों? कि आपकी प्राणमय कोश जब सामने वाले की प्राणमय कोश के साथ संबंध बना रही है, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, ये कुछ अच्छा नहीं है। तो देखो, आपके शरीर की लिमिट कितनी है? हाथ बढ़ा के जितना छू सकते हैं किसी को उतना ही छू सकते हैं। हाथ से छू रहे हैं तो पैर से नहीं छू रहे हैं, पैर से छू रहे हैं तो बाकी के शरीर से नहीं छू रहे हैं हम किसी को। लेकिन प्राणमय कोश की शक्ति ऐसी नहीं है, वो पूरी की पूरी घुस जाएगी किसी दूसरे के अंदर। और आप ऐसे नहीं कह सकते कि, ऐसे लिमिट भी नहीं कर सकते कि सिर्फ मेरे हाथ की साइड से चली जाए या लेफ्ट साइड से चली जाए, राइट से नहीं जाए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्राणमय शक्ति, जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म है वो चीज उतनी ज्यादा प्रबल और स्ट्रॉन्ग है। ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की। ठीक है, तो ये प्राणमय कोश की शक्ति हो गई। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मनोमय कोश की शक्ति पे। तो हमारा दिमाग है, बुद्धि है और हमारे चित्त है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है हमारी, ठीक है, सब कुछ है उसमें। तो और प्लस आपका अहंकार है, बहुत सारी अस्मिताएं, आपकी आइडेंटिटीज हैं, राग द्वेष अभिनिवेश, वो सब संस्कार भी हैं उसके अंदर। अच्छे संस्कार भी हैं, साधना करना और दीक्षा लेना, ये सब कुछ अच्छे संस्कार भी हैं। धर्म कर्म करना, धार्मिकता से चलना, क्षत्रियता से चलना, अच्छे से जीवन जीना, तो अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। लेकिन मनोमय कोश की अपनी एक शक्ति है। क्या? सबसे बड़ी शक्ति जो मनोमय कोश की है वो ये कि वो काल के परे जा सकती है।
है ना। उसको अगर थोड़ा सा संभाल के ध्यान से यूज किया जाए तो वो काल के बंधन के परे हो सकती है मनोमय कोश की शक्ति। कैसे? आप तो रोज टाइम ट्रेवल करते हो, है ना। आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और अपना पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं? तो टाइम ट्रेवल कर रही है वो आपकी शक्ति। आप अपनी मनोमय कोश से क्या कर रहे हो? टाइम ट्रेवल हर टाइम करते रहते हो। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में तो बहुत कम रहते हो आप लोग, है ना। तो आपकी मनोमय कोश इतनी ज्यादा वो है। अब आपकी क्या प्राणमय कोश भूत या भविष्य में जा सकती है? नहीं जा सकती। देह शक्ति जा सकती है भूत में या भविष्य में? नहीं जा सकती। अगर आप सोचो कि मैं अब फिर से, आप सपोज आप 40 साल के हो या 50 साल के हो, आप सोचो कि नहीं मैं कल सुबह उठ के 20 साल का लगना चाहिए, ऐसे तो नहीं लगेगा। ऐसे तो होगा नहीं, है ना। और प्राणमय कोश से भी आप सोचो, अरे मुझ में ना 20 साल पहले बहुत ज्यादा अच्छी शक्ति थी, अच्छी प्राण शक्ति थी और प्रबल प्राण शक्ति थी जब मैं यंग था या यंग थी, तो अभी वैसा हो जाए? तो ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे ही फ्यूचर में भेज सकते हैं क्या कि अच्छा आज से 10 साल बाद मेरी बॉडी कैसी दिखेगी, मुझे ऐसा कल दिखना है? ऐसे नहीं हो सकता। तो टाइम ट्रेवल, काल के बंधन के परे, काल के बंधन में इधर उधर मूव होते रहना, ऐसी शक्ति सिर्फ मनोमय कोश में है, दिमाग में है आपके। आप, और एक और भी चीज है, आपकी देह जहां पर होगी, ये फिजिकल देह जहां पर भी होगी, स्थूल शरीर आपका, वहीं पर ही आपकी प्राणमय कोश होगी, है ना। ऐसे अलग अलग जगह ऐसा नहीं हो सकता। एक तरह से हम ऐसे अगर संस्कृत में या ऐसे हिंदी में और प्रॉपर स्क्रिप्चर्स की भाषा में बात करेंगे तो ऐसे समझना चाहिए कि देह शक्ति और प्राण शक्ति एक देशी है। एक देशी मतलब एक बार में एक ही जगह हो सकती हैं। टाइम है, टाइम एंड स्पेस की बाउंडेशन लगती है उसके ऊपर, है ना। टाइम एंड स्पेस का रूल्स, उसके लॉ वो लगते हैं उसके ऊपर, लागू होते हैं उसके ऊपर, देह के ऊपर और प्राण शक्ति के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में आपकी देह 5 जगह हो जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक बार में देह कहीं और है, प्राण शक्ति कहीं और, तो फिर इसका मतलब आप मर चुके हैं, है ना। जिंदा नहीं है वो इंसान अगर देह से अलग हो गई प्राण शक्ति, तो ऐसे नहीं होता। तो एक देशी होते हैं, मतलब एक बार में एक ही जगह स्थित होते हैं। लेकिन मनोमय कोश ऐसा नहीं है। आपकी वो जो मनोशक्ति है, वो मनोबल जिसे आप कहते हो या मनोशक्ति कहते हो, तो मनोशक्ति ऐसी नहीं है। आप, हो सकता है कि आप इंडिया में बैठे हैं और कोई अमेरिका में आपका है या कहीं किसी और देश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पर भी है। अब आप उनके बारे में सोच रहे हो तो आपकी मनोशक्ति वहां चली गई। और कहाँ आपका शरीर है और कहाँ आपकी प्राण शक्ति और शरीर एक ही जगह पर है और दूसरी किसी और जगह पे आपकी। तो एक देशी ना होना ये मनोशक्ति का गुण है कि वो एक देशी नहीं है। टाइम एंड स्पेस के रूल्स में नहीं रहती वो इतनी ज्यादा, ठीक है। और तो ऐसे भी ट्रैवल कर सकती है, अगर हम ज्योग्राफिकली देखेंगे या ऐसे डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप भारत में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं या अमेरिका में हैं तो वहां बैठ के कुछ कर रहे हैं तो आपकी मनोशक्ति भी वही है, जरूरी नहीं है ना। तो कहीं और भी हो सकती है, कुछ और सोच रहे हैं अगर आप तो। और दूसरा, कालांतर में भी हो सकती है। कालांतर मतलब या तो भूत में हो सकती है, भविष्य में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो वो ऐसे स्पेस बाउंड और टाइम बाउंड ऐसे नहीं रहती है। समय के हिसाब से, काल के हिसाब से स्पेस और टाइम के जो रूल्स हैं वो उसके ऊपर उतना लागू नहीं होते हैं। मनोशक्ति के ऊपर, मनोशक्ति प्राण शक्ति और देह शक्ति से ज्यादा सूक्ष्म है। इसका मतलब क्या है कि मनोमय कोश के, मनोशक्ति के जो भी अणु और परमाणु हैं वो प्राणमय कोश के सारे अणु और परमाणु के साथ एक साथ संबंध रखते हैं। और वो नीचे जाकर पूरा देह की भी, देह शक्ति के भी और देह के भी सारे अणु और परमाणुओं के साथ डायरेक्ट संबंध रखते हैं। इतनी ज्यादा सूक्ष्म है वो मनोशक्ति। तभी तो आपकी क्या किडनी की सेल्स, सारी सेल्स, सारी कोशिकाएं शरीर में एक ही जैसी होती हैं, है ना। कौन बता रहा है कि अब ये नई सेल एक जो बनेगी ये किडनी के ही टाइप की होनी चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है किडनी की सेल्स हो लेकिन बाद में जाके लिवर की सेल्स बनाने लग जाएं, लिवर की कोशिकाएं बनाने लग जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने आज केला खाया तो आप केले जैसे रंग के दिखने लग जाओ, या आज आपने हरे रंग के अंगूर खा लिए तो आप अंगूर की जैसे कलर के हो जाओ। ऐसे तो नहीं होता है ना। क्यों? कि वो मनोशक्ति काम कर रही है। एक एक शरीर की कोशिका के साथ
एक एक शरीर के अंग के प्रत्यंग के साथ, हर चीज के साथ व्युत्थान वृत्तियों के रूप में मनोशक्ति आपकी देह शक्ति से जुड़ी हुई है, और व्युत्थान वृत्तियों के अलावा भी जुड़ी हो सकती है। अब सपोज आपको पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, या आपके सर में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो मनोशक्ति कहाँ लगी हुई है? उस दर्द में लगी हुई है कि अरे दर्द हो रहा है। अब देखो बुखार होता है तो भी मनोशक्ति पूरी पूरी कहाँ से जुड़ जाती है? देह शक्ति से और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से जुड़ जाती है कि अब बुखार में तड़प रहे हो, कुछ और विचार नहीं आ रहा है, कहीं कोई मनोशक्ति कहीं और जा नहीं रही है, सिर्फ शरीर में लगी हुई है। तो शरीर में कोई व्याधि लग जाए, बीमारी लग जाए, या शरीर में कोई तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, या कोई हमको मार दे, शरीर हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंच जाए किसी भी तरीके का, तो मनोशक्ति पूरी पूरी तरह से शरीर में आ जाती है। अदरवाइज वो कितनी शरीर में रहती है? जितनी जरूरी है ना। व्युत्थान, अरे अब भूख लग गई, अब प्यास लग गई, अब नहाना था, अब ये करना था, वो करना था, वो शरीर के जो भी क्रियाकलाप है वो सब आप करते रहते हो, उतना अपने आप ऑटोमेटिक वे में सब चीजें चलती रहती हैं। अगर कोई रोग नहीं है, अगर कोई शरीर में कोई तकलीफ नहीं है आपके, तो इतना ज्यादा चित्त की शक्ति यहाँ शरीर में नहीं आती है, ठीक है। या फिर तब आती है जब हम ध्यान लगा रहे शरीर को लेकर, कोई मुद्रा बना के बैठे हुए हैं, है ना, कोई आसन लगा के बैठे हुए हैं, हम कोई अपनी आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, हम अपनी योग की कोई साधना कर रहे हैं, तो हम अपना ऐसे बैठे हुए हैं, आसन लगा रहे हैं, मुद्रा लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो ध्यान वहां पे जाता है ना, शरीर पे, देह पे आता है लौट के, तो वो चित्त की शक्ति है। वो सारी चीजें जो हैं वो अपना मनोमय कोश से अपने आप चलती रहती हैं। तो ये हो गई एक शक्ति। और अब ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। अगर हम दिमाग से किसी के बारे में सोचते हैं जो कि यहाँ हमारे पास स्थित नहीं है, वो इंसान सपोज किसी दूसरे देश में या दूसरे शहर में रहता है, तब क्या होता है? हमारी मनोमय शक्ति तो जाती ही जाती है। हमारी मनोमय शक्ति प्राण शक्ति भी लेके जा सकती है। प्राण शक्ति एक लिमिट से ज्यादा जाएगी नहीं, जब तक आपको समाधि नहीं मिल जाती पूरी तरह से, तब तक और बहुत दूर दूर तक जाएगी नहीं। लेकिन चित्त शक्ति, वो आपकी मनोमय कोश की शक्ति वहां तक ले जा सकती है, और भूत और भविष्य में भी ले जा सकती है। कैसे? कोई इंसान आपके जीवन में, जैसे किसी के माता पिता नहीं है ना, देहांत हो गया उनका, या और कोई परिवारीजन है जिनका देहांत हो गया, तो अब जो किसी भी देहांत हो गया जिसका, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी नानी है, दादी हैं, नाना जी हैं, दादाजी हैं, या आपके माँ बाप हैं, कोई भी है, कोई भी आपका प्रियजन जो नहीं रहा, तो अब आप बहुत दूसरी डायमेंशन में ले जा रहे हैं अपनी मनोशक्ति को, है ना। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे प्राण शक्ति भी थोड़ी थोड़ी हटती है, निकलती है। जब आप बहुत खतरनाक, अगर तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान का दिमाग से ट्रैवल कर रहे हैं, मनोशक्ति से ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में, तब उतनी ज्यादा मनोशक्ति गिरती नहीं है, उसके दुष्प्रभाव इतने ज्यादा नहीं होते हैं। किसके ज्यादा होते हैं? भूत में रहने के, भविष्य में रहने के, कालांतर में रहने के, दूसरी डायमेंशंस में रहने के, मरे हुए इंसानों को याद करते रहने के, लगातार याद करते रहने के, तो वो मनोशक्ति गिरती ही चली जाएगी, गिरती ही चली जाएगी। आज नहीं तो कल मनोशक्ति गिरेगी तो प्राण शक्ति गिरेगी, तो देह शक्ति गिर जाएगी। फिर इंसान को ऐसे देखो ना, थोड़े दिन तक तो उसमें क्या चेंज आता है कि थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है ना। जब किसी की प्राण शक्ति गिरती है, या और फिर उसका खुद का भी कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ अच्छी बात करने का, कुछ अच्छा कर लेने का लाइफ में, वो जो एक लाइफ को जीने का एक एंथुजियाज्म होता है ना, उसके अंदर नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे अगर वो चीज बहुत ज्यादा उसकी मनोशक्ति चली गई है ये सब कुछ करते करते, तब क्या होगा? डिप्रेशन आएगा। उसी को डिप्रेशन कहते हैं, जब देह से भी कुछ उठ के करने का मन नहीं करता, इतना भी मन नहीं करता कि नहा लें, कि ब्रश कर लें, कि तैयार हो जाएं अच्छे से, या कहीं चले जाएं, किसी से मिल लें, कोई काम का काम कर लें, उतने भी तो देह को भी रोक लेते हैं, देह को भी बिठा लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वो शक्ति नीचे गिर चुकी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गुजर जाते हैं, जिनका देहांत हो जाता है, उनके बारे में लगातार ऐसे बंधन जैसा बांध के उनके बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए कभी भी, ठीक है। और कोई इंसान दूसरी जगह में है, उसके बारे में आपने सोच लिया या कुछ कर लिया, वो फिर भी ठीक है, वो भी नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन कर रहे हैं, हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट भूत में, भविष्य में, हाँ, भविष्य की कोई प्लानिंग करनी है आपको, अरे अब परसों आपको फ्लाइट लेनी है, या आपको कहीं जाना है, या कोई कार्यक्रम है, या कोई चीज है, वो उतना तक उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। ये जो भूत भविष्य में दिमाग और
मनोशक्ति अपने आप चलती रहती है। जिन लोगों के पास उतना कंट्रोल ही नहीं है कि 5 साल पहले क्या हुआ था वो सोच रहे हैं, 10 साल पहले क्या हुआ था वो सोच रहे हैं और सोचे ही जा रहे हैं लगातार। उससे कुछ सीखना था जो वो सीखने में दिमाग नहीं है, बस बुरा लग रहा है कि किसी ने ऐसे क्यों कहा, ऐसे टाइप। तो ऐसे भूत में और भविष्य में जब ट्रैवल करती है आपकी मनोशक्ति, तब वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो अब ये इतनी सूक्ष्म थी, तो देह के अंदर भी काम करती है मनोशक्ति, हर सेल में, हर कोशिका में, हर किडनी में, लिवर में, आपके सारे हार्मोन्स में, न्यूरॉन्स में, हर चीज में काम करती है आपकी मनोशक्ति। मनोशक्ति से प्रभावित कर सकते हैं हम अपनी देह को। इसीलिए तो कहते हैं अच्छा सोचोगे तो बॉडी भी अच्छी हो जाएगी। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि कनेक्शन है ना। और अगर आप प्राण शक्ति को देखो तो प्राण शक्ति को भी प्रभावित करती है। अब हर टाइम बुरा ही सोचते रहोगे या कालांतर में घूमते रहोगे, भूत में, भविष्य में, या गुजरे हुए लोगों के, मरे हुए लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो प्राण शक्ति गिरेगी। क्योंकि मनोशक्ति गिरेगी, प्राण शक्ति गिरेगी, और बुरा सोचने में हर टाइम यह अपने आप को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं अंदर ही अंदर, सोच के, है ना। तो देखो कि मनोशक्ति की पहुंच कितनी दूर दूर तक है ना। और काल के परे भी है, इधर भी है, भूत में भी है, भविष्य में भी है, कितनी ज्यादा विस्तृत उसकी रीच है। तो सोचो वो चीज कितनी सूक्ष्म और एंड एट द सेम टाइम कितनी प्रबल है वो मनोशक्ति, है ना। अब एक और, अब उससे ऊपर विज्ञानमय कोश होती है। विज्ञानमय कोश से आपको अलौकिक ज्ञान मिलता है, लौकिक ज्ञान नहीं मिलता उससे। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई किसी की विज्ञानमय कोश खुली हुई है, उसे ये तो पता चल रहा है कि अब 2 दिन बाद ना किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, या उसको ये तो पता चल रहा है कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ये था, या फिर ब्रह्मांड में क्या चीज कैसे है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा कि फलाने देश की राजधानी क्या है। अरे लौकिक ज्ञान नहीं मिलता है विज्ञानमय कोश से। जिनकी विज्ञानमय खोज खुली हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास बहुत सारा संसार का और लौकिक ज्ञान आ जाता है। इस देश की राजधानी क्या है, कौन सी ट्रेन किस टाइम पे जाती है, कौन सी कंपनी कौन सी कंट्री में काम करती है, या किस कंपनी का कौन सीईओ है, कौन प्रेसिडेंट है, वो जितना डाटा आपके इंटरनेट पे मिल जाता है वो सब की जानकारी, या ये वाला खाना ऐसे बनता है, ये मसाले में ये चीज होती है, इस आयुर्वेद में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, ऐसे लौकिक ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान मिलता है। कहां से? विज्ञानमय कोश से। इसीलिए उसका नाम विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान की जगह है वो, की कोश है वो। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीजें समझने के साथ साथ आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर? हम सिर्फ शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोशास की बात कर रहे हैं, है ना, कि कौन सी कोश में क्या है। अन्नमय कोश, जिसको हम देह शक्ति कह रहे हैं, वो अन्नमय कोश का पूरा वो है ना। ऐसे ही प्राणमय कोश में प्राण शक्ति पूरी एक वो शक्ति है उसकी, प्राणमय कोश की। पूरा हमारा जो मनोमय कोश है उसकी शक्ति को हम मनोशक्ति बोल रहे हैं, है ना। तो आप शक्तियों को कैसे समझना है? हमेशा कोशा के साथ समझना है। तो वो और भी सूक्ष्म हो गई मनोशक्ति, और वो जो विशेष ज्ञान की, अलौकिक ज्ञान की शक्ति है वो विज्ञानमय कोश में हो गई। अब विज्ञानमय कोश सभी के एक्सपीरियंस में तो नहीं होता है, कभी कभी किसी को कोई इंट्यूशन जागती है, कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस अलौकिक ज्ञान की शक्ति से जीवन जीते रहते हैं। ठीक है, उनको पता रहता है कब कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बहुत ज्यादा उनकी अच्छी अवस्था है, ऊंची अवस्था है, उससे वो जीते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान में कोश हो गया। अब इन सब के ऊपर एक शक्ति है जो आपकी अपनी है, जो कि आत्मा का गुण है। क्या? चेतना शक्ति, है ना। आत्मा का गुण है चेतना। तो आपके पास क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है आपके पास? चेतना शक्ति, है ना। चेतना शक्ति सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। चेतना शक्ति किसी भी कोशा में जा सकती है, आ सकती है, और पूरी तरह से किसी भी एक कोशा में रह सकती है। अन्नमय कोश में भी, प्राणमय कोश में भी, और बहुत ही सूक्ष्म और तेज उसकी गति है चेतना की। सोचो ब्रह्मांड में कहाँ कौन सा तारा मंडल है, कहाँ कौन सा गुरु मंडल है,
चेतना से ही तो जानते हैं हम। मैंने चेतना के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल चीज चेतना शक्ति है, ठीक है। तो हमको जो चीज हमारे पास सबसे पावरफुल है ना, ये पूरा लेक्चर में क्यों दे रहे हो, अब हम उस वाली बात पे आते हैं कि पहले आपने ये सारी शक्तियां समझ ली। अब सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि जो चीज आपके पास सबसे ज्यादा पावरफुल होगी आप उसी को तो बचाओगे, है ना। सबसे ज्यादा ताकतवर किससे फील करोगे, सबसे ज्यादा पावरफुल आप किससे फील करोगे, उसी चीज से तो ना जो कि आपके अस्तित्व में सबसे ज्यादा पावर रखती है, तो वो चेतना शक्ति है। अब समझने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है ये लाइफ की, कि अब मान लीजिए कोई भी परिस्थिति आई आपके सामने जीवन में, जहां पे आपकी देह शक्ति प्राण शक्ति जाएगी और नहीं तो चेतना शक्ति जाएगी, मनोशक्ति जाएगी या चेतना शक्ति जाएगी, या वो तीनों जाएंगी, अन्नमय देह शक्ति प्राण शक्ति और क्या बोलते हैं मनोशक्ति, लेकिन चेतना शक्ति बच जाएगी। कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हर सिचुएशन को कैसे डील करते हो आप, कितने सारे। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हो आपको, तो उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग, अभी आप देखोगे किस बात में, मान लो अगर वो पूजा कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं और उनको दिन भर आदत है कि कोई उनको छुए नहीं, उनके ऊपर कोई परछाई ना पड़े, या वो कहीं पर भी नॉनवेज के बारे में कोई नॉनवेज नहीं खाएगा मेरे आसपास, उस बात पे लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, तो देह शक्ति खर्च कर रहे हैं अपनी पूरा दिन देह को बचाने में, देह की स्थिति को बचाने के लिए क्या खर्च कर रहे हैं, प्राण शक्ति भी खर्च कर रहे हैं, मनोशक्ति भी खर्च कर रहे हैं और चेतना शक्ति सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये तो देह शक्ति का एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ और लोग ले लीजिए, सारा टाइम उनका ध्यान सिर्फ इस चीज में रहता है, अगर तो वो अपना साधना कर रहे हैं, योगी हैं, योगी बनने की राह पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनका सारा ध्यान किस चीज में रहता है, अब मेरी प्राण शक्ति ऊपर चली गई, अब मुझे यहाँ एनर्जी फील हो रही है, अब मुझे सर में एनर्जी फील हो रही है, मुझे पैर में एनर्जी फील हो रही है, अब एनर्जी नीचे से ऊपर चली गई, अब ऊपर से नीचे आ गई, अरे भाई 72,000 नाड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कौन सी बड़ी बात है उसमें। तो यहां पर प्राण शक्ति और फिर बचते फिर रहे हैं, कैसे, नहीं यहां नहीं जाऊंगा, ये लोग मेरी, देखिए थोड़ा बहुत एक लिमिट तक संयम रखना और अपने आप को बचाना हमारा स्वाधिकार है, लेकिन उसकी जगह डर से जीने लग जाना वो तो बहुत गलत प्रैक्टिस है। अरे भगवान ने चाहा था कि हम किसी जगह पर कहीं पर होने चाहिए थे, लेकिन हम तो जा नहीं रहे डर के मारे। क्यों, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, मेरी एनर्जी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, ये इंसान से बात नहीं करूंगी, वो इंसान से बात नहीं करूंगी, वो मेरी प्राण शक्ति खा जाते हैं, वो मेरी। तो अब अपने आप को बचाने में लगे, तो बचाने में लगाने से क्या होता है, मनोशक्ति भी लगी हुई है और चेतना शक्ति भी लगी हुई है। ध्यान कहाँ लगा हुआ है, प्राणमय कोश में। वो जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था अन्नमय कोश का, देह को बचाने का, कि मेरी देह गंदी नहीं हो जाए, कि मैं ये खा लूं, कि मैं वो पी लूं, कि मैं ऐसे सो जाऊं, कि वैसे सो जाऊं, कि अब मैं ये क्या बोलते हैं फिजिकल साधना कर लूं, आसन कर लूं, मुद्रा कर लूं, ये कर लूं, सारा टाइम देह में कुछ ना कुछ, देह में कुछ ना कुछ। तो उसमें प्राण शक्ति भी लग रही है, देह में मनोशक्ति भी लग रही है और चेतना शक्ति भी लग रही है। और जब जो लोग, कुछ लोग बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने आप को एनर्जी सेंसिटिव बना लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सारा ध्यान उनका सिर्फ और सिर्फ उनकी सारी चेतना शक्ति और सारी मनोशक्ति कहां लगी हुई है, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ प्राण शक्ति में लगी हुई है। क्यों कहते हैं, क्यों मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको समझाया कि व्युत्थान वृत्तियां जितनी होती हैं, भूख लग रही है तो उठो और जाके खाना खा लो, खाने के बारे में इतना सोचो मत। क्यों, सोचने से फिर अब क्या होगा, खाना दिमाग में चल रहा है, 5 दिन बाद कोई काम करना है, वो दिमाग में चले जा रहा है जबरदस्ती। अरे जब पता है कि 5 दिन बाद ये काम करना है, तो जब 5 दिन हो जाएंगे, काम करने का टाइम आएगा तो उठेंगे, जाएंगे, कर लेंगे। हाँ, उसके लिए कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना है, उसके लिए कुछ बुद्धि से सोचना है, वो सब करिए, लेकिन वो जो दिमाग में कीड़े के जैसे चला जा रहा है, चलते जा रहा है, अनकंट्रोल्ड वे में, कंपल्सिव वे में जो चलता चला जा रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, मनोशक्ति का नाश हो रहा है और चेतना शक्ति का नाश हो रहा है ना। सेम चीज ब्रह्मचर्य के पालन में आती है।
नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर में किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, 4-5 बूंदे गिर नहीं जानी चाहिए कहीं पर भी। और लेकिन चेतना का नाश भले ही होता रहे पूरे दिन, है ना, पूरा टाइम चेतना उसी में लगी हुई है। क्या रोकने में, क्या बचाने में? देह, प्राण। क्या बचा रहे हो आप? तो ये कहां की अकाउंटिंग है, ये कहां का ट्रांजैक्शन है कि चेतना शक्ति की कॉस्ट पर, चेतना शक्ति का नाश करके हम देह बचाते हैं, देह शक्ति बचाते हैं, प्राण शक्ति बचाते हैं, मनोशक्ति बचाते हैं। इसलिए चेतना शक्ति का भले ही नाश होता रहे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। चेतना शक्ति तो हमें दिख नहीं रही ना हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे, दिख नहीं रही। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या परेशानी आती है, मेरा ध्यान नहीं लगता, कैसा लगेगा? कितनी चेतना बचाई थी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देह शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, है ना। कोई आज 5 किलो वजन उठाता है इस शरीर से, तो एक्सरसाइज करेगा थोड़ी तो 10 किलो उठा लेगा, फिर 15-20 किलो भी उठा लेगा। तो देह शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना, इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो। प्राण शक्ति को भी हम अपनी प्राण शक्ति को बहुत अपना प्राणायाम कर करके बहुत ही प्रबल बना सकते हैं, है ना। और कम करना चाहें तो दुनिया भर के सारे वाहियात चीजें और सारी चीजें कर, उल्टी सीधी जगहों पे जाना, सारे सारे यम नियम हटा दो लाइफ में और सब बुरे तरीके से जीना, तो प्राण शक्ति का नाश भी हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोशक्ति भी ऐसे ही है। अगर हम अपनी बुद्धि को अपने अच्छे सत्व का संस्कार रखेंगे, अपने अच्छे संस्कारों से अच्छी तरह से चीजें करेंगे और चलेंगे, तो बुद्धि उज्जवल होगी, बुद्धि तेज होती चली जाएगी, है ना। सत्व बढ़ेगा बुद्धि के अंदर तो बुद्धि में शुद्धि आती चली जाएगी, धृति बढ़ जाएगी, हमारे अंदर जो परसर्वियरेंस है वो बढ़ जाएगा हमारे अंदर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसको भी हम, मनोशक्ति को भी हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना, सब लोग बोलते हैं ऐसे, देखो अभी दिमाग नहीं है, अभी ज्यादा दिमाग खाओ मत या हम ये काम अभी नहीं करेंगे, अभी हमारा दिमाग नहीं चल रहा, जब चलेगा तब काम कर। तब ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स काम है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या सिचुएशन से डील करना है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं अभी नहीं कर रहे हम, जब दिमाग चलेगा तब आना हमारे पास। तो मनोशक्ति भी कम या ज्यादा हो सकती है ना, और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। चेतना शक्ति पर ये सब बातें लागू नहीं होती। क्यों? आपको जितनी चेतना मिली हुई है वो 100% एक आत्मा का गुण है, तो वो 100% मिली हुई है आपको। कितनी मिली हुई है? उतनी जितनी कि आपको मोक्ष लेने के लिए और समाधि प्राप्त अवस्था के लिए जरूरी है, वो पूरी चेतना शक्ति मिली हुई है आपको। तो बढ़ा तो सकते नहीं अब आप चेतना को, तो क्या कर सकते हो फिर? बढ़ा नहीं सकते चेतना शक्ति को। चेतना शक्ति बढ़ती नहीं है, चेतना शक्ति का नाश होने से रोका जाता है। सिर्फ यही एक प्रिंसिपल उसके ऊपर लागू होता है। क्या? चेतना शक्ति को नाश से बचाओ। शरीर स्वस्थ क्यों रखना है? जिससे कि चेतना शक्ति हर टाइम शरीर में ना लगी रहे कि अब घुटने में दर्द था, अब यहां दर्द हो गया, अब ऐसे बीमार हो गए, अब सर में दर्द हो गया, अब ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, कुछ भी चीजें हो गई। चेतना शक्ति का नाश है वो। इधर उधर चले गए, कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया, जी लिया और प्राणायाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो प्राण शक्ति का नाश होगा, तो चेतना भी नाश हो, चेतना का भी नाश होता है उससे। तो हमको ये देखना है कि हम क्या करके, अब कई बार हमारी देह शक्ति लग जाती ही जाती है ना। हम काम कर रहे थे, कोई फिजिकली काम करते हैं, अब झाड़ू लगाना या सफाई करना कोई ऐसा काम है, तो हम अपना वो काम कर रहे हैं, देह शक्ति खर्च हो रही है। लेकिन जरूरी था क्या कि झाड़ू के बारे में लगातार सोचते रहे, सफाई के बारे में लगातार सोचते रहे, सफाई करें नहीं उठ के, तो क्या होगा? चेतना शक्ति का नाश हो गया। ध्यान धारणा जिस चीज पे लग जाएगी, अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, या संसार के कहीं भी और बाहर ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में कहीं पर भी चेतना शक्ति लग जाएगी अगर, तो उसका नाश ही होगा। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां चेतना शक्ति का नाश नहीं हो रहा। वो ही एक पहली अवस्था है जहां से कि चेतना शक्ति के नाश को रोका जाता है। धारणा में भी चेतना शक्ति जाती है, लेकिन हम धारणा लगा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको ध्यान में जाना है, इसलिए धारणा लगा रहे हैं। धारणा कोई धारणा ही लगाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, ठीक है।
धारणा क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ध्यान में जाना है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप दिन भर अगर चेतना शक्ति को यहां वहां नष्ट कर रहे थे, तो अब आप ध्यान लगाने बैठेंगे, धारणा लगाने बैठेंगे, फिर ध्यान लगेगा आपका? तो नहीं लगेगा, धारणा में ही रह जाएंगे, ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान लगाने के लिए चेतना शक्ति का जितना उसके अंदर जितनी डायनामिज्म की रिक्वायरमेंट थी, जितनी प्रबलता की उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, वो तो है नहीं। कमजोर चेतना शक्ति से धारणा और ध्यान नहीं हो सकते हैं। धारणा फिर भी हो सकती है, ध्यान नहीं लग सकता है, ध्यान नहीं लगेगा। तो वैसे तो लाइफ में सारे लोग बहुत अकाउंटिंग करते हैं, है ना, बहुत ट्रांजैक्शन अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, ट्रांजैक्शंस में जीते हैं। कैसे? नहीं नहीं, यहां पे पैसा बचाओ, वहां पैसा बचाओ, और यहां पर ये बचाना है, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स में लगाए रहते हैं कि नहीं यहां से पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सब कुछ। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो पैसा तो आ रहा है, चीजें तो आ रही हैं, चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन किस कॉस्ट पे आई वो? चेतना शक्ति से। बिना कॉन्शियस हुए कौन सा काम कर लिया आपने? कोई भी नहीं। जितना ज्यादा फैला के रखेंगे जीवन को, जितनी ज्यादा चीजें होंगी संभालने के लिए, करने के लिए, उतना ही ज्यादा चेतना शक्ति का नाश होगा। तो चेतना शक्ति के नाश को रोकना, अरे देह शक्ति थोड़ी सी जाती है, चली जाए, प्राण शक्ति थोड़ी सी जाती है, चली जाए, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मनोशक्ति थोड़ी सी जाती है, चली जाए, चेतना शक्ति कम से कम जाए, फिर वही चीज एकाग्रता का कारण बन जाती है। अंदर एकाग्रता कैसे आ जाती है? क्योंकि चेतना यहां वहां इधर उधर, इसके घर में, उसके घर में, इस इंसान में, उस इंसान में, इसकी जॉब में, उसकी जॉब में, ये पैसा संभालने में, वो घर संभालने में, ये बच्चे देखने में, ये ऐसा करने में, वैसा करने में, इतना ज्यादा दौड़ती नहीं है। और चेतना शक्ति अगर सीधे से एक ही बार दौड़ेगी, अब जैसे कि भूख लगी आपको, है ना, अगर तो आप व्रत नहीं कर रहे हैं, संयम नहीं कर रहे हैं, तो भूख लग रही है, तो अरे उठो, जाओ और खाना खा लो, जो भी बनाना है, जो भी खाना है खाओ, पेट भर लो, भूख खत्म हो गई। लेकिन भूख को मारे जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, मारे जा रहे हैं, चेतना नष्ट हो रही है, भूख को दबा रहे हैं, प्यास को दबा रहे हैं। शरीर कह रहा है कि उठ जाओ, बहुत देर से लैपटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, उठ जाओ, कुछ कर लो, शरीर को मूवमेंट चाहिए, लेकिन नहीं, दबाए जा रहे हैं उसको, बैठे हुए हैं, किए जा रहे हैं काम को, है ना। वंस इन अ वाइल ऐसा करना पड़ जाता है, दैट्स वो एक अलग बात है। लेकिन आदत बना लेना कि चेतना शक्ति का नाश ही हुआ जा रहा है। हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो अब हम देखते रहते हैं चारों तरफ की कोई लड़की ना दिख जाए, कुछ लड़की को देख के हमारे घर दिमाग में उल्टे सीधे विचार ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। आधे लोगों का ब्रह्मचर्य तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाने से वैसे ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? चारों तरफ लोग इतने ऐसे ढके हुए से कपड़े नहीं पहने रहते। हाँ, ठंडी जगह है तो अलग बात है, बट नहीं पहने रहते हैं। तो उनको देख के आपके मन में जो भी उथल पुथल होनी होगी, जितनी भी चेतना शक्ति का नाश करना होगा, क्योंकि आप तो बच रहे हो ना उससे। अरे देख लेते, स्वरूप को देख लेते, स्वीकार कर लेते, तो चेतना शक्ति का नाश नहीं होता। तो कोई भी अकाउंटिंग, कोई भी चीज करनी है, पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे अंदर सबसे पावरफुल चीज क्या है? चेतना शक्ति। क्यों कुछ लोग कुछ किताबों को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ऐसे पढ़ते हैं कि उसमें जो लिखा था वो भी उन्हें पता है, नहीं लिखा था वो भी पता है, सब कुछ आ गया उनकी समझ में, और बिल्कुल सही समझ लिया उन्होंने। कैसे हो जाता है ऐसे? क्योंकि उनकी चेतना शक्ति बहुत प्रबल है। क्यों प्रबल है? इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई ध्यान लगाना सीख लिया है, अरे ध्यान लगेगा ही नहीं अगर प्रबल नहीं है तो, पहली बात, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अजीब कोई योग विद्या सिद्धि कर रखी है, नहीं, वो सिर्फ चेतना के नाश को रोकते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका कैसा होता है? चेतना नष्ट नहीं होनी चाहिए मेरी, बस चेतना उतने ही कामों में और वहीं लगनी चाहिए जितनी जरूरी है। तो वो इतनी प्रबल हो जाती है, किताब पढ़ लेते हैं, कोई भी ड्राइंग बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी चीज सीख लेते हैं बहुत आसानी से, और उनको कोई परेशानी नहीं आती लाइफ के अंदर उल्टी सीधी सी। अगर उनके कर्म ठीक ठाक हैं, कोई बहुत अजीब कर्म नहीं थे उनके पुराने पिछले कर्म, तो जीवन उनका बहुत आसानी से चलता है, बहुत सीधा सीधा चलता है जीवन।
और वो बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले, बहुत ही अच्छे शरीर वाले, बहुत ही तेज बुद्धि वाले लोग होते हैं। बहुत तेज प्राण शक्ति भी रहती है उनके अंदर। उनकी सारी शक्तियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत जल्दी बच जाती। क्यों? उन्होंने सबसे ऊपर वाली बचा ली, चेतना शक्ति। तो बाकी सारी अपने आप बची जाएंगी। उतनी ही खर्च होंगी जितनी जरूरी थी, बाकी खर्च होंगी ही नहीं। कुछ लोग नॉनवेज ना खा लें और कोई उनके घर में ना बना ले, उस बात पे इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं और इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं कि अब सारी चेतना शक्ति वहां खर्च हो रही है। खा ही लेते, उससे तो बना ही लेने देते, कर लेते जो करने देना था, जो अपना अपना संभाल लेते। खुद को नहीं खाना है मत खाओ, कोई दूसरा खा रहा है, कोई दूसरा कैसे चल रहा है। अरे दूसरे लोग, आप साधना कर रहे हो तो दूसरे लोग साधना थोड़ी कर रहे हैं घर के अंदर, तो उनको उनके तरीके से जीने दीजिए। जब उनमें इतनी बुद्धि आ जाएगी और उनके पास चेतना शक्ति प्रबल आ जाएगी तो वो अपना वाला स्वयं सोच लेंगे, है ना। कुछ लोग खुद साधना करने के चक्कर में पूरे घर का वातावरण अजीब कर देते हैं। खुद व्रत कर रहे हैं, कोई दूसरा भी ना खाए, ये कहाँ की रीत है ना। तो सारा ध्यान खाने में। अरे क्यों भाई, सारी चेतना खाने में लगी हुई है तो खा ही लेते हैं, उससे अच्छा। तो ऐसे है। तो समझना चाहिए, बहुत आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि क्या शक्ति खर्च कर रहे हैं, क्या नाश कर रहे हैं, क्या कम या ज्यादा किया जा सकता है, और क्या चीज है जिसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसके नाश को होने से रोका जा सकता है। कहीं से और कोई 5% 10% एक्स्ट्रा चेतना नहीं होती कुछ लोगों में। सबके पास बराबर चेतना है, 100% चेतना सबके पास है। सारे लोग आत्मा है और सभी आत्माओं का एक ही गुण है, चेतना शक्ति रखना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान ने उसको एक्स्ट्रा चेतना देके भेजा है, हमको कम दी थी, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। सबके पास बराबर है। कुछ लोग नाश करके जीते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी देह का 5% जो आपके अस्तित्व का हिस्सा है, वो 95% की एनर्जी लगा के उस 5% देह को बचा रहे हैं। फिर 80% अपनी बाकी की एनर्जी लगा के 10% की प्राणमय कोश को बचा रहे हैं। फिर बाकी के 60% यूज करके 20% मनोमय कोश को बचा रहे हैं। अरे क्यों? लगातार दिमाग इस बात में लगा हुआ है कि ये काम हमें नहीं करना है, ये काम हमें नहीं करना है। अच्छा तो उठो और कर लो, वो तो तुम्हारा मारामारी नहीं है। ये 5% वैसे भी नहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। प्राणमय कोश कहीं नहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर आप आत्मा हैं, आत्मा शरीर जब छोड़ेगी तो सब कुछ छोड़ेगी, ये सब कुछ ना, मारामारी करने की जरूरत नहीं है। 95% बैंक अकाउंट खर्च करके हम 5% पैसे कमाते हैं, या उस 5% को मेंटेन करने के लिए हम 95% ऑफ माई एग्जिस्टेंस को स्पेंड कर देते हैं। या ये कौन सी बड़ी बेहतर गेन एंड लॉस की अकाउंटिंग है है ना। बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं लाइफ में, तो ये ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा है। इस सबसे बड़ी समझने की चीज है ये ट्रांजैक्शन। जिनका ये ट्रांजैक्शन ठीक है, उन्हीं की विज्ञानमय कोश खुली होती है, और जिनका ये ट्रांजैक्शन ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी सिद्धियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। योगिक मार्ग पे जब वो चलते हैं तो बहुत जल्दी आ जाती हैं ये सारी सिद्धियां। ठीक है, तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी शक्ति को कब खर्च करना है, कब बचाना है ना। नमस्ते, जय शिवाय।